Good morning, students. Continue with the discussion of the question answers. Again, I am continuing with the second chapter revision only. Some other topics like disguise unemployment and public-private sector, it is left. So we are going to discuss on that topics. So again, we are discussing 3 marks questions. Explain the term unemployment. What is disguise unemployment? So as you all know, unemployment means कि लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं है. That is termed as unemployment. Whereas disguise unemployment means when people are working but not up to their full capability. ठीक है, that is termed as your disguise unemployment. So you will be writing about this. Then the second question is explain the concept of underemployment taking example from some non-agricultural fields. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे वी हैव टू राइट कि नॉन एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में, अगर एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में होता है तो लाइक यू वुड हैव टेकन दी एग्जांपल की जैसे 10 एकर्स लैंड है और उसमें फैमिली के पांचों मेंबर्स काम कर रहे हैं जबकि 2 लोगों से भी काम हो सकता है. सो लाइकवाइज यू कैन टेक दैट एग्जांपल. वेरेज यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है नॉन एग्रीकल्चरल फील्ड. ठीक है, तो नॉन एग्रीकल्चरल फील्ड मतलब क्या है, जैसे कि यू कैन सी लॉट ऑफ कैजुअल वर्कर्स आर वर्किंग. ठीक है, जैसे प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं या रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं या और जॉब्स कर रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दी वर्क. सिमिलरली सर्विस सेक्टर्स में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कार्ड पुश करने का काम या रोड पे बैठ के सेलिंग करने का काम करते हैं बट बहुत ही कम कमाते हैं. ठीक है, सो लाइकवाइज यू कैन टेक सर्टन एग्जांपल्स फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफ योर ओन. देन एक्सप्लेन द वेज बाय विच मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड इन कंट्रीज लाइक इंडिया. तो वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड इन अवर टेक्स्ट बुक एज एक्स्ट्रा क्वेश्चन हाउ एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड. तो जैसे मोर एंड मोर डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट, चीप क्रेडिट फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड. देन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज पे गवर्नमेंट पैसा खर्च कर सकती है. सिमिलरली इरिगेशनल फैसिलिटीज कम रेट में फार्मर्स को अवेलेबल करवा सकती है. वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट कर सकती है. सो दिस वेज यू हैव टू राइट डिपेंडिंग अपॉन जितने मार्क्स हो गए उतने पॉइंट्स आपको लिखना होगा. Then the next question is what is GDP? Explain with example method of calculating GDP or explain the term GDP. Why only final goods and services are counted in GDP? So we have already seen GDP का मतलब क्या है, the sum total of all the final goods and services produced in an economy during a given year or particular year is term within the territory of a country is called GDP or gross domestic product. And फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही वैल्यू क्यों लिया जाता है, तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज दी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द काउंटिंग ऑफ फाइनल गुड्स. ओनली फाइनल गुड्स आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को भी कंसिडर कर लोगे तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग प्रॉब्लम ओनली फाइनल गुड्स आर कंसिडर्ड. सो दैट ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी सीन इन अवर टेक्स्ट बुक. वो फ्लोर का एग्जाम्पल लेके सो सेम एग्जाम्पल यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. Then next question is why is NREGA also called the right to work? Explain or explain the role of NREGA in creating employment for people in India, or why is NREGA also called right to work? Mention any 3 reasons for it, or in your opinion how far is it correct to say that NREGA 2005 as right to work? So yes, NREGA it also terms as right to work because like we have NREGA के बारे में आप जो फीचर्स है जैसे 100 days का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. अगर नहीं किया तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी कॉस्ट होगा, वो काम का जो भी पैसा निकलता है, इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द अलाउंस टू द पीपल एंड इट इज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स. लाइक ये सारे पॉइंट्स आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो. सो फॉर द सेम क्वेश्चन वेराइटीज ऑफ फॉर सेम आंसर वेराइटीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड. सो NREGA इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. Then again state the objectives of NREGA 2005 as we have already seen. You can write down कि ये महात्मा गांधी NREGA के features क्या है. Then moving to your 5 marks questions, explain the meaning of disguise unemployment with the help of any 2 examples. जैसे disguise unemployment का मतलब we have seen कि जैसे people are working more than the requirement. ठीक है, तो दैट इज टर्म्ड एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. एंड यू वुड टेक एग्जांपल जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है फार्मर के, एक एग्रीकल्चर का और एक नॉन एग्रीकल्चर फील्ड के रिलेटेड. यू कैन गिव दी एग्जांपल. एंड वे में प्लीज टेक केयर, जब भी आपको एग्जांपल बोला गया है विदाउट एग्जांपल डोंट लीव दी आंसर बिकॉज एग्जाम्पल्स के भी अलग से मार्क आपको दिए जाते हैं. सो वेन एवर एनी एग्जाम्पल इज गिवन रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन यू हैव टू गिव दी एग्जाम्पल. Then next, explain the measures that can be adopted to remove disguised unemployment in agriculture sector. ठीक है, so here disguised unemployment के बारे में, तो disguised unemployment को आप कैसे हटा सकते हो.
सो हियर द आंसर इज जैसे कि सारे के सारे लोगों को फील्ड में काम करने की जरूरत नहीं है. सम ऑफ देम में टेक अप जॉब्स इन द इंडस्ट्रीज और छोटे मोटे काम कर सकते हैं सो दैट दे कैन अर्न मनी, ताकि फैमिली इनकम बढ़ जाए. सिमिलरली मोर एंड मोर इरिगेशनल फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड ताकि 1, 2 or 3 crops can be grown in a year. Similarly, by opening processing units of agriculture, more employment opportunities can be created. Technically, a vocational training can be provided. So likewise, you can write down the answer. Then the next question is, why is agriculture the most labor absorbing sector in India? How does disguised unemployment make it worse? Explain with an example. So yes, जैसे हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर इज स्टिल वन ऑफ द मेजर एम्प्लॉयर ऑफ द एग्रीकल्चर, because people are not able to find out enough job opportunities, more and more are they are absorbed by the agriculture sector only. Okay, and then you have to explain the concept of disguised unemployment and the example. So this also you have already seen. Then what is GDP? Explain the process to calculate GDP. Again this you have already seen कि GDP का मतलब क्या है. Process of calculating मतलब आप वो पूरा फ्लोर एंड फ्लोर मिल वाला एग्जाम्पल लेके उसको बता सकते हो. How can we create more employment in secondary and tertiary sector in rural India? So again we have seen this. जो हमने 5 या 6 पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, यू हैव टू राइट अबाउट दैट ओनली कि गवर्नमेंट चीप इरीगेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है, लोन प्रोवाइड कर सकती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कैन बी पॉसिबल सो दैट मोर एंड मोर पीपल आर एम्प्लॉयड. सो दिस वेज यू कैन राइट डाउन दी पॉइंट. Then how can we create employment in secondary and this question is been done. How can we create more employment opportunities in urban areas? Explain with example or discuss various ways in which government can create employment opportunities for people in India. So again same question, जैसे पहले 3 मार्क्स के लिए था, यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए है. So you will be writing 5 points. And describe the estimate of planning commission to create job in tourism and education. तो मैंने वो टूरिज्म वाला पॉइंट भी आपको उसमें मार्क करवाया हुआ है. जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में बच्चे अटेंड करें, इसलिए ज़्यादा टीचर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है. ये स्कूल्स के रिलेटेड है. सिमिलरली टूरिज्म भी वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग सेक्टर है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो. लाइक 35 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन टूरिज्म सेक्टर्स. सो लाइक उसके बारे में यू विल बी फोकसिंग. सो दैट इज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट. एंड रिलेटेड टू द लास्ट टॉपिक, why is there urgent need to protect workers in unorganized sector? Because उनको कम सैलरी मिलती है, जो उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट नहीं है, दे आर एक्सप्लॉइटेड. सो दैट इज द आंसर यू विल बी राइटिंग फॉर 3 मार्क्स. देन व्हाट आर द डिफरेंस इन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर? तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करना है. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है कि सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, सेवरल बेनिफिट्स मिलते हैं, फिक्स वर्किंग आवर्स है. जबकि अनऑर्गेनाइज में क्या है, कोई सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है, कोई पेड लीव से एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एंड कोई ओवर टाइम उनको नहीं पे की जाती. सो यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन, इन शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट. देन अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू पीपल प्रीफर टू वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर? तो अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, या यू हैव टू राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर. Then next, how can the workers in unorganized sector be protected? Explain. So we have already marked it over here. जैसे कि फार्मर्स को आप टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स और वगैरह प्रोवाइड करो. सिमिलरली जो अर्बन एरियाज में लोग काम कर रहे हैं उनको रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने में गवर्नमेंट कैन हेल्प. सिमिलरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में और उनके मार्केटिंग में हेल्प कर सकती है. सो दिस वे यू कैन राइट डाउन द आंसर. And why is agriculture an activity of unorganized sector in India, or agriculture is an unorganized sector? Do you agree with this statement? So yes, it is correct, because even in agricultural activities people are exploited. जैसे उनका इनकम लेवल बहुत कम है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है. एग्रीकल्चर अगेन इट इज सीजनल इन नेचर, कोई अदर बेनिफिट जैसे पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह उनको नहीं मिलती है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहीं ना कहीं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स है उसी को इंडिकेट करता है. सो यस, एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑल्सो द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया. सो दिस आर द 3 मार्क्स क्वेश्चन. मूविंग टू द 5 मार्क्स क्वेश्चन. अगेन सेम क्वेश्चन जो हमने 3 मार्क्स में देखे थे, दैट कैन बी आस्क्ड फॉर द 5 मार्क्स ऑल्सो. और यहाँ पे ज्यादातर आपको ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, एंड क्यों वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है. तो अगेन सेम आंसर्स जो हमने 3 मार्क्स के लिए देखे, सेम विल बी रिटन. Then again, explain the meaning of disguised unemployment with the help of any 2 suitable example. This also we have already seen.
then differentiate between organized and unorganized sector, or compare the employment conditions prevailing in organized or unorganized sector. So almost same that we have already seen. So these are the different varieties of question that could be asked. And थोड़ा सा जो अलग क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे है कि द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विथ एनी 5 रीजन्स. तो यस, जैसे कि इंडियन फार्मर्स को इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ता है क्योंकि उनके क्रॉप कोई खरीदना नहीं चाहता बाहर के. जैसे कोई क्रॉप्स आते हैं तो लाइक दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन देम. सिमिलरली सब्सिडीज जो उनको मिलती थी, बेनिफिट जो मिलती थी, वो भी कम हो चुका है. सिमिलरली इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर रिडक्शन आ गया है. फार्मर्स आर विड्रॉइंग द इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, कॉजिंग अ डाउनफॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. So this is one extra question. So kindly you can go through this question. You can write down somewhere this question and answer so that it would be helpful for you. अगर ये टाइप का क्वेश्चन कभी आ जाता है तो you can easily write it. Similarly, last question. Agriculture has been the backbone of Indian economy, but the declining share of agriculture is now a matter of serious concern. Explain the meaning of this statement. So yes, agriculture is the backbone because majority of the people, they are still engaged in agriculture sector. Similarly, the share in GDP has also increased. Then जो भी सेकेंडरी या इंडस्ट्रियल सेक्टर में रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो ऑफकोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर उसको प्रोवाइड करता है. So this way you have to write down. And again one of the point की primary sector is still continuing to be the largest employment or employer because the production has not increased by this rate. So likewise you have to highlight the advantages of the agricultural sector. So that's all. So with this I have completed with the revision of the second chapter. If you are feeling any difficulty, you are free to ask me. Thank you.